हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया है। बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, कालिदास जी के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो बच्चों, जो मेघदूतम है ना, जो इनके याद रखना, कालिदास जी की जो रचना मेघदूतम है, इसमें इन्होंने किसके बारे में चर्चा की है। तो याद रखना, इन्होंने इसमें इस रचना में बच्चों इन्होंने किसके बारे में चर्चा की है। तो याद रखना, आपके अमरकंटक के बारे में डिस्कशन किया। किसके बारे में, अमरकंटक के बारे में डिस्कशन कहाँ पर किया, तो मेघदूतम में किया। ठीक है, अगर कुमार संभव की बात करें तो इसमें कार्तिकेय, भगवान शिव और पार्वती जी का है ना, कार्तिकेय की बात करें बच्चों, है ना। कार्तिकेय कौन है, तो ये भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय जी। और इसमें शिव और पार्वती जी, ठीक है, माता पार्वती और शिव जी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान रखना कि इनका कैसे प्रेम संबंध रहा, कैसे था, तमाम सारी चीजें। तो याद रखना, यहाँ पर शिव और पार्वती जी के बारे में कुमार संभव जो रचना है इसमें कालिदास जी ने वर्णन किया कुमार संभव में। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, दुष्यंत कुमार और शाकुंतला। ठीक है, दुष्यंत कुमार नोट करिएगा। ठीक है, राजा दुष्यंत की बात करें बच्चों, ठीक है, इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो राजा दुष्यंत। ठीक है, शाकुंतलम की बात करें तो राजा दुष्यंत की बात करें, और किसके बारे में, तो याद रखना बच्चों, शकुंतला, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। ठीक है, किसके बारे में, तो दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुष्यंत और शकुंतला के बारे में किसमें वर्णन किया गया, तो है ना, दुष्यंत और शकुंतला के बारे में जो वर्णन है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में किया। ठीक है, किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में किया। ऋतु संहारम ये भी किसकी रचना है, तो ये भी कालिदास जी की रचना। कौन है, तो याद रखिएगा, ऋतु संहारम किसकी रचना है, ये कालिदास जी की रचना का नाम आ जाता है। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहा करते थे, कालिदास जी। कालिदास बच्चों ये कहाँ रहा करते थे, तो ये जो उज्जैन के राजा थे। ठीक है, गुप्त काल में, गुप्त काल में उज्जैन के राजा कौन थे, तो उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। इनके दरबार में कौन रहा करता था, इनके दरबार में बच्चों कालिदास जी रहा करते थे, इनके नवरत्नों में थे। ठीक है, कालिदास जी क्या थे, इनके नव रत्न में इनके शामिल थे, नोट करना। ठीक है, और इन्हें कालिदास जी को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो नोट करिएगा, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सेशन को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव है ना, सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा। और आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, देखो क्या कहता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, देखो क्या कहता है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं किसकी हैं, तो ये याद रखना आपके ठीक है, ये किसकी सब रचना है, कालिदास जी की है। और रघुवंशम बच्चों याद रखना, रघुवंशम भी इन्हीं की रचना है और ये महाकाव्य है। ठीक है, रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास जी की रचना है, और ये क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, सभी क्या है, ये महाकाव्य है, ध्यान रखना। ठीक है, महाकाव्य क्या है, तो बच्चों याद रखना, आपका रघुवंशम क्या है, ये महाकाव्य आ जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, इनमें से बच्चों ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि खजुराहो में नहीं है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, और सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। सभी को राधे राधे भाई, जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए देखते हैं। तो देखो, कंदरिया महादेव कहाँ है, खजुराहो में है। ठीक है, कंदरिया महादेव कहाँ पर है, ये खजुराहो छतरपुर में है। ठीक है, 64 योगिनी कहाँ पर है, तो 64 योगिनी बच्चों आप देखो, ये 3 जगह पे है, ये खजुराहो में भी है, 64 योगिनी योगिनी कहाँ पर, खजुराहो में भी है, ये मुरैना में भी है, और ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये आपके जबलपुर में भी है। कहां है, जबलपुर में भी ये आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 जगह पर 64 योगिनी कहाँ मिलेगा, ये 3 जगह पे 64 योगिनी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और देखो चित्रगुप्त मंदिर ये खजुराहो में है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। और जो दशावतार टेम्पल है ये खजुराहो में नहीं है। ठीक है, ये दशावतार टेम्पल कहाँ पर है, तो दशा अवतार जो टेम्पल बच्चों ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो दशा अवतार जो टेम्पल है ना, याद रखना ये देवगढ़ में है। कहाँ पर है, ये देवगढ़ में है, नोट करिएगा। ये कहाँ पर आ जाता है, देवगढ़ में। और देवगढ़ बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में आ जाता है। कहाँ पर, ललितपुर। ठीक है, ये यूपी का भाग है, कौन सा, यूपी का।
तो दशावतार टेम्पल ये कहाँ मिलेगा, तो आप याद रखेंगे ये यूपी में आपको ललितपुर जिले में आपको क्या मिलेगा, तो देवगढ़ के अंदर ये दशावतार मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जो खजुराहो मंदिर है इन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया। ठीक है, किसने बनवाया, चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया। ठीक है, कब बना, तो 950 से लेके 1050 ईस्वी के दौरान। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के दौरान क्या बना, खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और जो खजुराहो मंदिर है, ठीक है, खजुराहो मंदिरों की बात करें बच्चों, तो इनको 1986 में कहा शामिल किया गया, 1986 में याद रखना, इन्हें यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। देखा जाए तो वर्तमान में यहाँ पर 25 के लगभग मंदिर बचे हुए। यहाँ पे वर्तमान में कितने मंदिर हैं, 25 मंदिर हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, जैन धर्म, जैन मंदिर को मिला के भी 22 हिंदू मंदिर हैं और 3 कैसे मंदिर है, तो 3 जैन मंदिर है। ठीक है, 22 हिंदू मंदिर है और 3 जो है वो जैन टेम्पल है, और टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 25 मंदिर यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी दुर्गावती थी, ये कहाँ की रानी थी, जरा बताइएगा। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के बारे में बात करें बच्चों, तो रानी दुर्गावती ये कहाँ की रानी थी, तो याद रखना ये मंडला की रानी थी। कहाँ की, मंडला की रानी थी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी गोंडवाना लैंड, ये कहाँ की रानी थी, ये गोंडवाना क्षेत्र की या गोंडवाना लैंड की रानी कौन थी, रानी दुर्गावती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रानी दुर्गावती की अगर मैं बात करूं, तो रानी दुर्गावती आपको पता होगा कि किसके साथ युद्ध करते हुए, तो बच्चों आपको पता होगा रानी दुर्गावती 1562 के दौरान, ठीक है, कब है, 1562 के दौरान आसिफ खां के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखना कब की बात है ये, 1562 के दौरान इन्होंने किसके लड़ा था, तो आसिफ खां। ये आसिफ खां कौन था, तो आसिफ खां बच्चों याद रखना ये अकबर का सेनापति था, जो कहा था, मालवा क्षेत्र को देख रहा था। कहां पर, मालवा क्षेत्र की बात है, तो मालवा क्षेत्र का बच्चों जो सेनापति कौन था, आसिफ खां था। और ये कहां पर किसके साथ लड़ा, तो याद रखना इसी ने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, रानी दुर्गावती के साथ। ठीक है, रानी दुर्गावती के साथ नोट करिएगा। ठीक है, आसिफ खां, इस बात को भी आप नोट करिएगा। रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है, तो रानी दुर्गावती की समाधि ये बरेला में स्थित है। और बरेला कहां पर आ जाता है, तो बरेला में जो ये समाधि है बच्चों, ये कहां मिलेगा, तो जबलपुर में। ठीक है, इनकी जो समाधि है रानी दुर्गावती जी की कहां पर है, जबलपुर में आ जाती है। और रानी दुर्गावती किस किस खानदान की थी, तो बच्चों याद रखना ये चंदेल खानदान की थी। कहां की थी ये, चंदेल राजा। याद रखना जो चंदेल राजा थे ना, ये चंदेल राजाओं की बेटी कौन थी, रानी दुर्गावती थी, ध्यान रखना। ठीक है, कहां की थी ये, महोबा क्षेत्र की, याद रखना। ठीक है, महोबा क्षेत्र में जो चंदेल राजा थे, यहाँ की ये बेटी थी, इनको याद रखिएगा। ठीक है, राजा कीर्ति सिंह की बेटी थी, किसकी बेटी थी, राजा कीर्ति सिंह। चंदेल राजा जिनका नाम था, कि नाम क्या था, राजा कीर्ति सिंह नाम था। ठीक है, ध्यान रखना, इनके फादर का नाम क्या था, राजा कीर्ति सिंह, जो कहाँ के राजा थे, ये महोबा के राजा थे, ध्यान रखना। ठीक है, क्या नाम था, कीर्ति सिंह। इनकी बेटी का नाम क्या था, रानी दुर्गावती। ठीक है, क्या था, रानी दुर्गावती कीर्ति सिंह की बेटी थी, जो कि महोबा के राजा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो आशीरगढ़ का किला ये कहाँ मिलेगा, बुरहानपुर में। आशीरगढ़ का किला ये कहाँ पर, बुरहानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। आसा आहिर नाम के राजा ने बनवाया था। और रामगढ़ बच्चों ये आज वर्तमान में कहां पर है, डिंडोरी में। और यहाँ पर किसकी समाधि है, तो गिरधारी भाई और रानी अवंती बाई। यहाँ पर क्या है, गिरधारी। ठीक है, गिरधारी बाई, नोट करिएगा, गिरधारी बाई और रानी अवंती बाई। ठीक है, रानी अवंती बाई, रानी अवंती बाई। तो यहाँ पर किसकी समाधि स्थल आ जाती, तो रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई की समाधि आपको कहाँ मिलेगी, तो याद रखना बच्चों ये रामगढ़ के अंतर्गत आ जाते। ठीक है, तो गिरधारी बाई का मकबरा और किसका, तो याद रखना ये रानी अवंती बाई, दोनों का मकबरा आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये रामगढ़ के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रामगढ़ कहाँ था, डिंडोरी में। रानी अवंती बाई कहाँ से थी, तो बच्चों याद रखना ये सिवनी जिले से। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिवनी जिले में लोधी खानदान में हुआ था। क्या, अवंतीबाई लोधी, इनको क्या बोला जाता है, रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि सिवनी में इनका लोधी खानदान में जन्म हुआ था। ठीक है, नोट करिएगा। चलिए मांडू की बात करें, तो मांडू में ढेर सारे प्लेसेस आ जाते हैं। ठीक है, मांडू में बच्चों ढेर सारे प्लेसेस है, जैसे कि अगर देखा जाए तो मांडू को हम लोग क्या बोलते हैं, आनंद नगरी। मांडू को क्या बोलते हैं, आनंद नगरी कहते हैं। और किलों का शहर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, किलों का शहर। किलों का शहर किसे बोलते हैं, मांडू को।
किलों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा देखो सादियाबाद, मांडू को क्या बोलते हैं, सादियाबाद के तौर पर जानते हैं, रानी रूपमती महल, हिडोला महल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहीं पर आपका क्या मिल जाएगा, तो खरबूजा महल, ठीक है, खरबूजा महल, जहाज महल, ये सब कहाँ मिलेंगे, तो याद रखना मांडू में। रेवा कुंड भी कहां पर है, तो मांडू के अंदर रेवा कुंड भी आ जाता है। तो ये धार जिले में, मांडू किस जिले के अंदर आता है, तो मांडू बच्चों याद रखना ये मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत ये आ जाता है। कहां पर, मांडू जो है ये धार जिले के अंतर्गत ये आ जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंडला राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, तो मंडला तो जी बच्चों ये किसकी राजधानी थी, याद रखना ये गोंड राजाओं की राजधानी थी। किसकी थी, जो गोंड राजा थे ना, गोंड राजाओं की राजधानी क्या थी, मंडला थी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछे होलकर की क्या थी, तो होलकर राजाओं ने अपनी राजधानी क्या बनाया था, होलकर राजाओं ने बच्चों याद रखिएगा अपनी राजधानी बनाया था, किसे, होलकर राजाओं की दो राजधानियां थी। एक तो देखो राजवाड़ा थी जो कि इंदौर, ठीक है, क्या थी, एक तो राजवाड़ा थी जो कि कहां पर आता है, ये इंदौर के अंतर्गत आ जाता है। और जब देवी अहिल्याबाई की बात करते हैं, किसकी हम बात करेंगे, जब देवी अहिल्याबाई का शासन आता है तो अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, महेश्वर को बना लिया था, ठीक है। लेकिन ये फिर महेश्वर से इन्होंने कहां ट्रांसफर कर लिया था, तो महेश्वर से बच्चों फिर से इन्होंने राजवाड़ा ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है। ये कहां ले गई थी, तो राजवाड़ा से महेश्वर तो ले गई, महेश्वर कहां आता है, खरगोन में। महेश्वर कहां आता है, ये खरगोन जिले के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, कहां आता है, खरगोन जिले के अंदर। और फिर बाद में फिर खरगोन से कहां लाती है वापस, महेश्वर राजवाड़ा ये वापस इंदौर लाती है अपनी राजधानी। परमार वंश की राजधानी क्या थी, धारा नगरी, यानी कि धार जिला, ठीक है। जो धारा नगरी थी ना, यानी कि जो धार जिला है बच्चों, ये किसकी राजधानी थी, याद रखना ये परमार वंश के राजाओं की थी। और सिंधिया राजाओं की राजधानी क्या थी, सिंधिया राजाओं की शुरुआती राजधानी उज्जैन रही है, क्या रही है, उज्जैन थी। लेकिन 1810 की बात है, ठीक है, 1810 में बच्चों याद रखना जयाजीराव सिंधिया ने इसे कहां ट्रांसफर कर दिया था, तो याद रखना इसे ग्वालियर में, ठीक है। 1810 में याद रखिएगा जो उज्जैन से सिंधिया राजाओं की राजधानी कहां ट्रांसफर कर दी गई, ग्वालियर ट्रांसफर कर दी गई, कहां ट्रांसफर कर दी गई, ग्वालियर ट्रांसफर कर दी गई, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के चार बड़े महत्वपूर्ण जो डायनेस्टीज हैं, जो चार बड़े महत्वपूर्ण वंश आ जाते हैं, इनके बारे में याद रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सिंधिया राजाओं की अभी वर्तमान में कहां पर है, ग्वालियर में है, ठीक है, कहां पर है, ग्वालियर के अंतर्गत आ जाती है। और गोड़ में बच्चों क्या था, तो गोड़ याद रखना ये आपकी किसकी थी राजधानी, तो गोड़ जो वंश की राजधानी क्या थी, मंडला थे। आप सभी जानते हैं कि मंडला में क्या है, तो मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर हेलोन और बंजर नदी, यहाँ पर बंजर एवं हेलोन नदी दो नदियां बहती हैं। हेलोन क्या लिखेगा, हेलोन नदी और बंजर नदी, ये दोनों कहां बहती हैं, तो बंजर और हेलोन नदी ये आपके मंडला के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं, ठीक है। और घाटी भी है, हेलोन घाटी और बंजर घाटी, ये दोनों कहां मिलेगी, तो ये दोनों आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसी मंडला में आप जानते हैं कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों बारहसिंघा है, बारहसिंघा जो कि ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंघा है, जो किस प्रजाति का है, ये ब्रेडर प्रजाति का है, ठीक है, ब्रेडर प्रजाति का है। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, शुभंकर है, ठीक है, ये क्या है, शुभंकर, यानी कि इसे मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया है, तो मैस्कॉट की बात करें बच्चों, तो जो शुभंकर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कौन है, तो याद रखना आपका बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा लिख लीजिएगा, बारहसिंघा इसका क्या शुभंकर आ जाता है। इसी मंडला में देखो मोती महल है, मंडला में क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा मोती महल है, बघेलिन महल, मोती महल, बघेलिन महल, मंडला दुर्ग, मंडला दुर्ग, ये सब आपको कहां मिलेगा, याद रखना सभी ये आपके मंडला के अंतर्गत मिल जाएंगे, कहां पर, मंडला के अंतर्गत आप नोट करिएगा, सारे मिल जाएंगे। और राजा भोज की बात करें, परमार वंश के जो राजा भोज थे ना, परमार वंश के जो राजा भोजराज थे, ठीक है, तो राजा भोजराज ने चित्तौड़गढ़ में क्या बनवाया था, तो चित्तौड़गढ़ कहां आता है बच्चों, ये राजस्थान में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ कहां पर आता है, राजस्थान में। यहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था, क्या बनवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, याद रखिएगा
राजा भोज ने क्या बनवाया था चित्तौड़गढ़ में? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? त्रिभुवन 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 नारायण। ठीक है, क्या लिखिएगा? त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण कहाँ करवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण याद रखिएगा आपके, है ना, राजा भोज ने कहाँ करवाया था? तो बच्चों याद रखना, ये चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आ जाता है। और सरस्वती मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? धार जिले में। जो ये धार जिला है ना, धारा नगरी से धार जिला कहा गया, यहाँ पर इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, ध्यान रखना। ठीक है, किसका निर्माण करवाया? सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। नोट कर लीजिएगा, सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने करवाया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हमारे साथ जितने बच्चे लाइव हैं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो देखो एमपीएसआई के लिए हम लोगों ने क्लासेस शुरू की है। आप लोग हमारे इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। विक्रमादित्य बैच का नाम है, और ये है ना 799 का कोर्स है। कितने का? 799 का ये कोर्स है। और बच्चों MP60 कोड आप इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर 60% का डिस्काउंट रहेगा। और ये 4 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 4 सितंबर से इसकी जो क्लासेस हैं ये शुरू हो जाएंगी। और एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात और याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है, एक बात और याद रखिएगा इसके अंदर कि जो कोर्स की वैधता होगी ये 1 वर्ष की रहेगी। ठीक है, ये कोर्स की वैधता कितने दिन रहेगी? 1 वर्ष ये कोर्स की वैधता रहेगी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इसमें हम आपको क्या करवाएंगे? तो बच्चों देखो, इनमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। साथ में अगर बात किया स्टैटिक जी के, ठीक है, स्टैटिक जी के, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका रहेगा, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आपको हम इसके अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब आपको इसके अंदर हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे इन बैचेस के जुड़ सकते हैं। 4 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। और कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस है ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, और अपने दोस्तों को भी ये बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और सभी को राधे राधे भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ बढ़िया है? एक बार बता दीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग बताइएगा, मेरी आवाज आ रही, सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो जरा बता दीजिएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बताएंगे इनमें से किस पहाड़ी पर भोपाल स्थित है? बच्चों जरा बताइएगा, भोपाल इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, भोपाल जो है इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, कटारा हिल्स पर, दानिश हिल्स पर, वंटी हिल्स पर, या फिर ईदगाह हिल्स पर? कहां पर भोपाल स्थित है? ठीक है, इनमें से भोपाल जो है वो कहां पर स्थित है? क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बताओ भाई। इसके अलावा देखो, आपने पढ़ा होगा क्या, श्यामला पहाड़ी भी पढ़ा आपने। ठीक है, श्यामला, क्या पढ़ा आपने? श्यामला पहाड़ी, श्यामला हिल, और श्यामला हिल मतलब पहाड़ी। ठीक है, हिल्स मतलब पहाड़ी, ध्यान रख, श्यामला हिल्स। और दूसरा बच्चों क्या होगा? अरेरा हिल्स। ठीक है, क्या लिखिएगा? अरेरा हिल्स भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अरेरा हिल्स यानी कि अरेरा पहाड़ी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अरेरा पहाड़ी भी आपके भोपाल में आ जाती है। ठीक है, अरेरा पहाड़ी। तो जरा बताइएगा इनमें से जो भोपाल है किस पहाड़ी पर है? तो बच्चों याद रखना, ये सभी पहाड़ियों पर। इसका आंसर क्या होगा? ऑल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑल हो जाएगा, यानी कि सभी। इन सभी पहाड़ियों पर भोपाल स्थित है, ध्यान रखना। कटारा हिल्स भोपाल, कटारा पहाड़ी, दानिश पहाड़ी, वंटी पहाड़ी, ईदगाह, है ना, श्यामला और अरेरा, ये सभी पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी आपको? भोपाल के अंदर आपको मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? ये सभी भोपाल के अंतर्गत मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आता भी है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर स्थित है? तो भोपाल बच्चों याद रखना, ये 7 पहाड़ियों पर स्थित है। कितनी पहाड़ियों पर? 7 पहाड़ियों पर, 7 पहाड़ियों पर भोपाल स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखो मैंने आपके सामने क्या 6 तो मैंने बता दिया। ठीक है, 6 तो मैंने आपके सामने लिख दिया। यहाँ पर देखो, दानिश है ना, कटारा, दानिश, वंटी, ईदगाह, श्यामला और अरेरा हिल्स। 7वीं आप लोग बताइएगा। ठीक है, मतलब टोटल 6 + 1 मिला के कितना होगा? 7 होगा। तो जो 7वीं पहाड़ी है, ठीक है, 7वीं पहाड़ी कौन सी है भोपाल में, है ना, भोपाल जिस पर स्थित है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सभी को नमस्कार, सेशन को शेयर कर लीजिएगा।
ठीक है, जितने बच्चे से हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना कहलाता है, जरा बताइएगा। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट शेयर करिएगा। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना सभी लोग जल्दी से फटाफट शेयर करिएगा और बताएंगे इनमें से कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो गोंडवाना कहलाता है, बताइएगा क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, बताओ भाई क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइए चलते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि देखो नर्मदा घाटी ये कहा, ये गोंडवाना का क्षेत्र क्या, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इनमें से कौन सा गोंडवाना कहलाता है। तो देखिए अगर हम मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पे डिजाइन करें, ठीक है, क्या है मध्य प्रदेश का अगर हम मैप डिजाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश का अगर हम यहाँ पे मैप डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मैप में आप देखोगे कि बच्चों देखो चंबल घाटी तो कहाँ मिलेगा, ये चंबल घाटी है, इसे तो गोंडवाना कहते ही नहीं है। ठीक है, ये मध्य भारत आ जाएगा आपका, क्या ये मध्य भारत का भाग आ जाता है, चंबल घाटी यहाँ पर आ जाएगी, है ना। नर्मदा घाटी कहाँ पर है, तो ये आपका अमरकंटक अनूपपुर से, और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र ये सभी क्या है, ये सभी उत्तरी क्षेत्र आ जाते हैं आपका। बचा कौन, दक्षिण पूर्व। तो ये बच्चों यहाँ पर ये पूर्व है और ये दक्षिण क्षेत्र, और इसी को जो कि आपका कौन सा आ जाएगा, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, ठीक है, शहडोल, ये सारे क्षेत्र मिलकर के क्या कहलाते हैं, याद रखना आपका ये गोंडवाना क्षेत्र कहलाते हैं। क्या ये गोंडवाना क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा, डी हो जाएगा, जिसमें कि आपका ध्यान रखिएगा इसमें जो कि गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो लिख लीजिएगा गोंडवाना क्षेत्र में बच्चों कौन से जिले आ जाते हैं गोंडवाना में। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो मंडला हो जाएगा। ठीक है, मंडला, जबलपुर का भाग हो जाएगा, क्या लिखिएगा, जबलपुर, डिंडोरी, ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, डिंडोरी, बालाघाट, बालाघाट शहडोल का एरिया। ठीक है, क्या होगा, शहडोल उमरिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, शहडोल उमरिया वाला जो क्षेत्र है, ये सब कहां पर आती है, गोंडवाना क्षेत्र कहलाते हैं। क्या गोंडवाना क्षेत्र कहलाते। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कहां से टंगस्टन प्राप्त होता है, जरा बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में टंगस्टन जो है ये कहां से प्राप्त होता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। टंगस्टन ग्वालियर से प्राप्त होता है, बघेलखंड से, होशंगाबाद से, या मालवा से। ठीक है, देखो भाई अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा, टंगस्टन कहां से प्राप्त होता है, तो होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम से प्राप्त होता है। ठीक है, कहां से, नर्मदापुरम से। और ये कहां पे, कापर खेड़ा, शायद यहाँ पे कापर खेड़ा जगह सॉरी आगर गांव। ठीक है, आगर गांव नाम है, आगर गांव की बात कर लेते हैं। आगर गांव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आगर गांव से बच्चों क्या प्राप्त होता है, आगर गांव नर्मदापुरम से क्या प्राप्त होगा, याद रखना टंगस्टन प्राप्त होता है। और टंगस्टन का इस्तेमाल कहां पर होता है, तो टंगस्टन का जो इस्तेमाल है ये कहां पर किया जाता है, तो बल्ब के फिलामेंट को बनाने में, किसमें होता है, बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट, याद रखेंगे बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो बल्ब के फिलामेंट को बनाने में जो बल्ब का आपका जो भाग जलता है ना, बल्ब पुराने जमाने वाले अगर आप बल्ब देखोगे, ठीक है, पुराने जमाने के जो बल्ब जलते थे तो इसमें आप देखते हो ना यहाँ पे एक रिंग लगी होती है। ठीक है ना, रिंग टाइप की टूट जाती है, बोलते बल्ब फ्यूज हो गया। तो यही क्या है बच्चों, यही वो क्या है, टंगस्टन का बना होता है। क्या है ये, टंगस्टन का निर्मित होता है या बना होता है। अगर आपसे पूछे बघेलखंड क्षेत्र में क्या कौन सा होता है, ठीक है, तो बघेलखंड क्षेत्र से बच्चों क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कोयला और सोना। ठीक है, कोयला कहां से, बघेलखंड जो कि शहडोल, शहडोल आपका उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिगरौली, ये सब कहां आते, बघेलखंड वाला इलाका आ जाता है। तो यहाँ से क्या है, कोयला। और सीधी जिले से क्या प्राप्त हुए हैं, तो बच्चों याद रखना यहाँ से सीधी से सोने के भंडार प्राप्त हुए। ठीक है, सीधी से क्या प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा सोने के भंडार। और शहडोल से यूरेनियम प्राप्त हुआ है। ठीक है, शहडोल से बच्चों क्या, शहडोल में किसके भंडार देखे प्राप्त हुए, मतलब पता चला है, तो यूरेनियम के जो भंडार है ना, यूरेनियम के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं,
तो याद रखना बच्चों ये शहडोल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहां से? शहडोल से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मालवा में क्या है साहब? तो मालवा की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मालवा जो है, ये जो धार झाबुआ की बात कर लेते हैं, मालवा की बात कर लेते हैं। तो मालवा में यहाँ पर क्या आ जाता है? तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? कपास, ठीक है। मालवा क्षेत्र में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो कपास हो गया, गेहूं, ठीक है। कपास और गेहूं की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कपास और गेहूं ये सब कहाँ से देखने को मिलेंगे? मालवा क्षेत्र में। कहाँ पर है ये? मालवा क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक है, अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं, अरब सागर में जाती है। अच्छा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त कौन सी नदियां ऐसी है मध्य प्रदेश की, ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में गिरती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है? तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो अन्य नदियां हैं ये कहाँ मिल जाती हैं? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या दूसरी नदियों में मिल जाती हैं? जरा बताएं क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, ठीक है। समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। राधे राधे भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी जबरदस्त होगी आप लोगों की। बताइएगा क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों इसके बारे में, तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त जो बाकी अन्य नदियां मध्य प्रदेश की हैं ये दूसरी नदियों में मिल जाती है। कहाँ मिलती हैं? ये दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। और दूसरी नदियों में मिलने के बाद ये फिर कहाँ जाती है? तो कुछ नदियां जो रहती है कहाँ? अरब सागर क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की जो नदियां है ना ये किसी अन्य नदी से मिलेगी और ये फिर कहाँ जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। और कुछ नदियां कहाँ बह जाती हैं? तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी में अन्य नदियों के साथ मिलकर के कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे और देख ध्यान रखिएगा, जो इधर पानी जाता है दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र की साइड, ये नदियां जाती कहां पर? तो आपके हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका कहाँ है? तो याद रखना ये अलग अलग तरीके से मतलब बहती है अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन मध्य प्रदेश की जो नर्मदा और ताप्ती के अलावा जो बाकी नदियां हैं ये दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। जैसे चंबल, यमुना में मिल जाती है चंबल, ठीक है। आप देखेंगे पार्वती धसान हो गया, ठीक है। क्या? पार्वती है, धसान हो गई, क्षिप्रा है, कौली सिंध है, सोन नदी हो गई, ये सब कहाँ मिलती है? दूसरी नदियों में जाके मिल जाती हैं। और सिर्फ दो नदियां कौन सी हैं? जो नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा कहाँ से निकलती? अमरकंटक से, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ये निकलती है। और अमरकंटक से निकल अमरकंटक कहाँ आता है? अनूपपुर जिले में, ठीक है। ये अनूपपुर जिले में आ जाता है। और अनूपपुर जिले से निकलने के बाद ये कहा आप जानते हैं? अरब सागर में डायरेक्ट जाके गिरती है। कहाँ? अरब सागर में, ठीक है। और सेम अगर मैं बात करूं कि ताप्ती नदी ये मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। और मुल्ताई बच्चों कहाँ आता है? बैतूल में, ठीक है। मुल्ताई कहाँ आता है? ये बैतूल जिले में। और ये भी नदी कहाँ जाके गिरती है? तो ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो नदियां ताप्ती और ताप्ती और नर्मदा ये कहाँ है? पश्चिम की तरफ बहती है। और ये दोनों नदियां क्या बनाती है? ये पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती और नर्मदा है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ये कौन डेल्टा बनाती है फिर एस्चुरी बनाती है? तो बच्चों याद रखना ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? एस्चुरी ये बनाती है, इस बात को नोट करना, ठीक है। चलिए और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कितना बहती है मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। और कुल कितना बहती है? 1312 किलोमीटर बहती है, ठीक है। अगर पूछे कि ये महाराष्ट्र में कितना बहती है, तो महाराष्ट्र में बच्चों ये 74 किलोमीटर के लगभग। और ये गुजरात में जो नर्मदा नदी है ये 161 किलोमीटर के लगभग गुजरात में बहती है, ठीक है। चलिए तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताओ भाई, विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए जो फॉरेन टूरिस्ट है इनके लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? ठीक है। जो विदेशी पर्यटक है बच्चों इनके लिए कौन सा इनमें से ऐसा प्लेस आ जाता है जो सबसे ज्यादा आकर्षक है? ठीक है, यानी कि आकर्षण का केंद्र माना जाता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको खजुराहो। ठीक है, क्या है? खजुराहो बच्चों, जो कि कहाँ पर मिलेगा याद रखना, ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है। कहाँ पर? छतरपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है। और ये विदेशी पर्यटकों के लिए क्या है? सबसे आकर्षक का केंद्र कौन है? छतरपुर। इसे 1986 में कहा शामिल किया गया?
तो याद रखना इसे यूनेस्को की धरोहर में, ठीक है। कहां पर इसे शामिल किया गया? यूनेस्को की धरोहर में। ओरछा कहां पर है? निवाड़ी जिले में आ जाता है। ओरछा कहां है? मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आ जाता है, जो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ओरछा किसके किनारे पर है? तो याद रखिएगा ये बेतवा नदी के किनारे पर ओरछा आ जाता है, ठीक है। दतिया बच्चों ध्यान रखना ये सिंध नदी के किनारे पर है। दतिया किस नदी के किनारे पर? सिंध नदी के किनारे पर। और यहाँ पर सोनागिरी और पीताम्बरा पीठ है। क्या है? दतिया में कौन सा यहाँ पे प्रमुख दो पर्यटन स्थल है? सोनागिरी और पीताम्बरा पीठ, ठीक है। सोनागिरी और पीताम्बरा पीठ नोट करिएगा, ठीक है। पीताम्बरा पीठ ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों आपकी दतिया जिले के अंतर्गत ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सांची कहाँ पर आता है? सांची याद रखना ये रायसेन जिले में आ जाता है, ठीक है। और सांची 1818 में किसने खोजा था? जनरल टेलर ने खोजा था, ठीक है। जनरल टेलर ने किसे खोजा था? तो जनरल टेलर ने याद रखिएगा सांची को खोजा था कब? 1818 में रायसेन जिले में। और सांची को बच्चों याद रखना 1989 में कहा शामिल किया गया? यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। कहां पर? यूनेस्को की धरोहर में सांची को शामिल किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बौद्ध स्तूप है जो कि अशोक के शासनकाल के द्वारा बनवाए गए थे। एक चीज और याद रखिएगा कि जो सांची है, ठीक है, सांची के बारे में बात कर ले बच्चों, ठीक है, कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्या है? सांची से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका भाग है? विंध्यन शैल का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, दक्कन ट्रप का भाग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, जो भारत है, भारत के अंदर जो अपना प्यारा यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश है बच्चों, क्या है? जो अपना प्यारा मध्य प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है बताइएगा, ये ज्योग्राफिकली या भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए, ये किसका भाग है? तो याद रखना ये बच्चों गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है ये? गोंडवाना लैंड का भाग कौन है? तो मध्य प्रदेश, याद रखना ये गोंडवाना लैंड का भाग आ जाएगा, ठीक है। किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का भाग कौन है? मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इस बात को आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सभी को इतना पता चल गया, हाँ या ना? इसे हम गोंडवाना लैंड क्यों कहेंगे? तो बच्चों इसके पीछे थोड़ा सा तर्क है जो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। गोंडवाना लैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का बच्चों जो भूभाग था, इसे हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया, ठीक है। जो पृथ्वी का जो जमीन वाला हिस्सा था, ठीक है, जो जमीन जहां पर पानी नहीं जमीन है, इसे हम लोग क्या बोलते थे? इसे पैंजिया कहा जाता था। क्या? पैंजिया, ठीक है, ध्यान रखें। जमीन वाले भाग को क्या कहा गया? पैंजिया, ठीक है। और जब ये टूटा तो दो भागों में बटा, एक क्या कहलाया? अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है, एक अंगारा लैंड। और बच्चों जो एक भाग टूटा इसे क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या? गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो गोंडवाना लैंड में याद रखना दक्षिण अमेरिका आ जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है। नोट करेंगे अपना एशिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। साथ में अफ्रीका महाद्वीप, क्या लिखिएगा? अफ्रीका महाद्वीप। चौथा क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या लिखिएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सब किसका भाग है? तो दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहाँ के हैं? गोंडवाना लैंड के भाग आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रूस का हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा कौन सा? तो याद रखना जो यूरोप का हिस्सा। कुछ बच्चों याद रखना जो इधर वाले भाग है ना, यहाँ पे जो लगे हुए हैं रूस के से लगे हुए वाले जो एशिया वाले हैं, ये भी कुछ हिस्सा आ जाते हैं। बाकी सब कहाँ पर है? जैसे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? तो उत्तरी अमेरिका याद रखना ये अंगारा लैंड का भाग है। क्या? उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप, पूरा यूरोप तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ यूरोप का हिस्सा किसका भाग आ जाता है? ये अंगारा लैंड का भाग आ जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपने चीजें समझी होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है? मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है ये गरीबी रेखा से नीचे रहती है? क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, 36.365, 37.50, 38.50%, 4.00%। बताएंगे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जो है जनसंख्या ये गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? जरा बताएं क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो बच्चों आपको पता होगा कि जो
मध्य प्रदेश है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 36.5% जनसंख्या जो है ये गरीबी रेखा से नीचे ये रहती है। और बहुआयामी सूचकांक आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में जो मध्य प्रदेश है ये कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर आ जाता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। और बिहार कहाँ है? तो बिहार ये पहले स्थान पर, ठीक है। बिहार कहाँ पर? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, क्या लिखिएगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार पहले स्थान पर और मध्य प्रदेश का प्लेस कहाँ पर आता है? चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है। और गरीबी रेखा के नीचे अगर बात करें तो 36.65% लोग मध्य प्रदेश के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश का कौन सा पोजीशन है? तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ठीक है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट में क्या है? मध्य प्रदेश में, याद रखना, सड़क दुर्घटना, मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटना में कहां पर है? सड़क दुर्घटना के मामले में दूसरे पायदान पर है, ठीक है। सड़क दुर्घटना में कहां पर है ये? तो याद रखिएगा सेकंड प्लेस पर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। किसमें? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अलावा आपसे बात करें तो देखो मातृत्व, ठीक है। मातृत्व, याद रखना, मातृत्व अभियान में मध्य प्रदेश कहां पर आ जाता है? पहले पायदान पर, ठीक है। मातृत्व अभियान में मध्य प्रदेश कहां पर? पहले पायदान पर है। और स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश कहां पर है? स्वनिधि योजना, इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कहां पर है? पहला स्थान आ जाता है। क्या? पहला स्थान। और जल जीवन मिशन को प्रोसेस करने में, ठीक है, देखो जल जीवन जो मिशन है ना, जल जीवन मिशन के तहत क्या है? जल जीवन जो मिशन है, इस योजना के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से 2024 तक क्या करना है? सभी घरों तक पानी पहुंचाना एक लक्ष्य है, ठीक है। सभी ऐसे घर जहां पर कि बिना नल जल, मतलब नल का कनेक्शन नहीं है, पानी की समस्या है, वहां तक नल जल कनेक्शन पहुंचाना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसको कह सकते हैं कि इसको बेहतर करने के मामले में पूरे भारत में कहां पर है? नंबर 1 पायदान पर आ जाता है। कहां पर आता है ये? नंबर 1 पायदान पर मध्य प्रदेश आ जाता है। इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखो क्या कहता है, बताओ भाई। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी या फिर कौरवी, इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करूं, कौरवी क्या है? कौरवी जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। बाकी गोंडी, बुंदेलखंडी और मालवी ये तीनों बोली जाती हैं। कौन सी नहीं बोली जाती? कौरवी ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, ध्यान रखना, ठीक है। कौरवी जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहां पर बोली जाती है? पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, ठीक है। ये कहां पर बोली जाती है? तो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बच्चों क्या मिलेगी? कौरवी भाषा ये बोली जाती है, जो उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और कुछ यूपी का। आओ भाई, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? ठीक है, 1956 में महाराष्ट्र में कौन सा मध्य प्रदेश का भाग ही जो है इसका विलय कर दिया गया था? तो आप जानते हैं विदर्भ, ठीक है। जो विदर्भ था बच्चों, इसे कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन से पहले कहा मिला दिया? तो विदर्भ को याद रखना, ये महाराष्ट्र में मिला दिया गया, ठीक है। आपको पता होगा 8 जिले, कितने? 8 जिले मध्य प्रदेश के कहां चले गए थे? तो 8 जो जिले थे ये मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र राज्य में मिला दिए गए थे, ठीक है। 8 जिले नोट करिएगा। और महाराष्ट्र की बात करूं, ठीक, सॉरी, विदर्भ की बात करूं तो आपको पता होगा सेंट्रल प्रोविंस का ये पार्ट था। किसका पार्ट था ये? तो सेंट्रल प्रोविंस, क्या लिखिएगा? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये किसका भाग था? तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार का भाग बच्चों कौन आ जाता है? तो मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र था, ठीक है, जो कि कहां चला गया? विदर्भ, आपके महाराष्ट्र में चला गया, ठीक है। चंदेरी आपके अशोकनगर में है। छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है मध्य प्रदेश से। मालवा कहां है? मध्य प्रदेश में ही है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? जरा बताइएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनमें से जरा बताएंगे कि जो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, पहला बच्चों क्या था? रक्षा मंत्री, और बाद में क्या बने? ये होम मिनिस्टर बने नेहरू कैबिनेट में। कहां पर बने? नेहरू कैबिनेट में ये क्या बने? गृह मंत्री बने। बताइएगा आप लोग, इनमें से कौन ऐसे मंत्री थे, मतलब मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं जो
नेहरू जी की कैबिनेट में क्या बनते हैं, रक्षा मंत्री और बाद में फिर गृह मंत्री बनते हैं। तो यानी प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ल जी, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश नाथ काटजू या द्वारका प्रसाद मिश्र जी। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर जरा बताइएगा। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो बच्चों कैलाश नाथ काटजू हो जाएंगे, क्या होंगे, कैलाश नाथ काटजू जी की बात कर लेते हैं। तो कैलाश नाथ काटजू क्या थे, ये नेहरू मंत्रिमंडल में क्या थे, तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में ये कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री थे, बाद में क्या बने, गृह मंत्री। प्रकाश चंद्र सेठी ये मध्य प्रदेश के सीएम थे और 1972 में, कब की बात है ये, 1972 में आपको पता होगा ये क्या बनते हैं, मध्य प्रदेश योजना आयोग। ठीक है, जो मध्य प्रदेश योजना आयोग था, ठीक है, मध्य प्रदेश योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होते हैं। और ये 1972 में क्या थे, ये सीएम थे 1972 के समय पर। और ये क्या बनते, पहले योजना आयोग के अध्यक्ष बनते प्रकाश चंद्र सेठी जी। ठीक है, बाकी द्वारका प्रसाद मिश्र जी ये सीएम थे, रविशंकर शुक्ल जी ये क्या थे, पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, पहले ये मुख्यमंत्री थे कहाँ के, मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। ठीक है, तो चार के चारों क्या थे बच्चों, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये चार के चारों क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल्ड बेड मीथेन के भंडार कहां मिले हैं। ठीक है, कोल्ड बेड जो मीथेन है ये कहां पर रिलायंस समूह को मिले हैं, रीवा, बालाघाट, सुहागपुर या दतिया। ठीक है, इनमें से कहां पर ये कोल्ड बेड मीथेन जो है ना ये रिलायंस समूह को प्राप्त हुए हैं। सभी को राधे राधे भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। यार गले में थोड़ी सी ना दिक्कत है, ठीक है, गले में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर मेरी आवाज नहीं, अगर आपको प्रॉपर ऑडिबल है तो बता देना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि गले में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सुहागपुर बच्चों, ये कौन सा कोल बेड मीथेन जो रिलायंस ग्रुप को कहां से प्राप्त हुए हैं, सुहागपुर से। और सुहागपुर ये बच्चों कहां पर आता है, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आ जाता है। कहां पर, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये है। ठीक है, ध्यान रखना, सुहागपुर जो है ना ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आ जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में कहा मिलेगा, ये शहडोल जिले के अंतर्गत। ठीक है, बालाघाट से क्या प्राप्त होता है, तांबा और मैग्नीज। ठीक है, ध्यान रखना, तांबा और मैग्नीज ये कहां से प्राप्त है, तो याद रखना ये बालाघाट क्षेत्र से। ठीक है, आपको पता होगा रीवा से बच्चों क्या, सुपारी के खिलौने। ठीक है, रीवा किसके लिए फेमस है, सुपारी के खिलौने और सुंदरजा आम और सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। सुपारी के खिलौने, क्या लिखिएगा, सुपारी के खिलौने, सफेद शेर की भूमि, सफेद शेर की भूमि, और रीवा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना यहाँ पे सुंदरजा आम। ठीक है, सुंदरजा आम को क्या मिला, तो जीआई टैग मिला। ठीक है, सुंदरजा जो मैंगो की बात करें तो सुंदरजा आम को क्या प्राप्त हुआ है, से जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, सुंदरजा आम को क्या मिला, जीआई टैग प्राप्त हुआ है, नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ, देखो क्या कहता है, बताइएगा। आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक जो एकेडमी है ये कहां पर स्थित है, आरसीवीपी क्या लिखा है, आरसीवीपी जो नरोना प्रशासनिक एकेडमी है ये बच्चों कहां पर स्थित है, जरा बताइएगा। ठीक है, ये कहां पर स्थित है आप लोग बताइएगा। देखिए आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक एकेडमी इसे कब बनाया गया बच्चों, इसे याद रखना, इसे कहां बनाया गया था, भोपाल में। ठीक है, कहां पर है ये, आरसीवीपी की बात करें ये जो नरोना प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में है, 1966 में इसकी स्थापना की गई। पहले इसका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी। क्या नाम था, याद रखना, पहले इसका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी था। इसे 1975 में क्या कर दिया, इसका नाम पहले क्या था, लाल बहादुर प्रशासनिक एकेडमी, ये इसका नाम रखा गया था। ठीक है, 1975 में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, 1975 में इसका नाम बदल दिया गया, 1975 में, और मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी किसका नाम, तो भोपाल के आरसीबी नरोना प्रशासनिक एकेडमी का नाम कर दिया गया। और याद रखना बच्चों ये जो 2004 में, कब की बात है, याद रखिएगा 2001 और 2 के समय पर। ठीक है, 2001-2 के समय पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया,
आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक अकेडमी कर दिया गया। ठीक है, कब की बात है ये? 2001 के समय पर। ठीक है, 2001-2 के समय पर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक अकेडमी कर दिया। और ये कहां पर स्थित है? शाहपुरा में। ठीक है, ये भोपाल में कहां पर मिलेगा? तो भोपाल में, नोट करना, भोपाल में ये कहां पर है? तो शाहपुरा में बच्चों, ये भोपाल में स्थित है। कहां पर? शाहपुरा, भोपाल में। याद रखना, आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक अकेडमी ये आ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते हैं कि मसूरी में क्या है? लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में हुई। और ये कहां लबासना बच्चों कहां पर है? तो याद रखना, ये 1959 में ये कहां बनाएगी? मसूरी उत्तराखंड में। कहां पर? मसूरी उत्तराखंड में। और जबलपुर में क्या है? तो याद रखो, जो न्यायिक एकेडमी, क्या लिखेगा? जो न्यायिक एकेडमी है ना, जो न्यायिक एकेडमी है, ये आपको कहां मिलेगी? तो नोट करिएगा, आपके जबलपुर के अंतर्गत ये आ जाती है। कहां पर? जबलपुर के अंतर्गत ये आ जाती है, ध्यान रखने। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो अगला, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार कार्यालय किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार कार्यालय है, ये किस शहर में स्थित है, जरा बताइएगा। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार कार्यालय है, ये कहां पर स्थित है? जो भोपाल में है, ग्वालियर में है, या जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है? ठीक है, कहां मिलेगा बताओ भाई। ठीक है, ये महालेखाकार जो कार्यालय है मध्य प्रदेश का, ये कहां पर स्थित है, जरा बताइएगा। ठीक है, ये कहां पर स्थित है बताइएगा। तो महालेखाकार कार्यालय बच्चों कहां था? ये भोपाल में। ठीक है, कहां पर? सॉरी, ग्वालियर में। कहां महालेखाकार कार्यालय? ये ग्वालियर में स्थापित किया गया था। कहां पर? ग्वालियर में इसे स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। अब इसे महालेखाकार की बजाय इसे क्या कर दिया? प्रधान महालेखाकार कार्यालय कर दिया। क्या कर दिया? प्रधान महालेखाकार कार्यालय कहां पर कर दिया? तो प्रधान महालेखाकार कार्यालय, प्रधान महालेखाकार कार्यालय इसे कहां बना दिया? ये याद रखना, प्रधान महालेखाकार कार्यालय ये ग्वालियर कर दिया, और महालेखाकार कार्यालय क्या कर दिया? महालेखाकार कार्यालय बच्चों ये भोपाल कर दिया। ठीक है, तो जो ग्वालियर वाला महालेखाकार कार्यालय था, इसे क्या कर दिया? प्रधान महालेखाकार कार्यालय नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया? प्रधान महालेखाकार कार्यालय नाम दे दिया गया। और जो आपके कहां पर है? भोपाल, जो ग्वालियर में है। ठीक है, प्रधान महालेखाकार कार्यालय नाम दे दिया गया, और जो भोपाल में, इसका नाम महालेखाकार कार्यालय रख दिया गया। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, राधे राधे। सेशन को शेयर करिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कहता है जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ किया था? ठीक है, जलदीप जो योजना है ये कहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी? तो इंदिरा गांधी, जो याद रखना। ठीक है, इंदिरा गांधी बच्चों जो आपका क्या मिलेगा? इंदिरा गांधी हमारा जो कह सकते हैं कि इंदिरा सागर बांध है, और इंदिरा सागर बांध आपको कहां मिलेगा? पुनासा में मिलेगा। ठीक है, और इसे पुनासा बांध भी कहा जाता था पहले। ठीक है, और पुनासा बांध ये कहां पर? खंडवा में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है ये? नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो नर्मदा सागर बांध है। ठीक है, क्या है? 92 मीटर का जो नर्मदा सागर बांध है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहां मिलेगा आपको? खंडवा के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना मिल जाएगा। और यहीं से क्या हुआ था? जलदीप योजना की शुरुआत की गई। क्या? यहां से जलदीप योजना की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछे गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर है। किस पर है ये? चंबल नदी पर है। और ये कहां पर मिलेगा? तो याद रखना, ये आपके मंदसौर जिले में। ठीक है, कहां है? मंदसौर जिले में। और यहाँ पर जो गांधी सागर बांध है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1954 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1953-54 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाण सागर बच्चों ये कब? 1978 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। सोन नदी पर यह बना हुआ है। किस नदी पर है? सोन नदी पर है। और ये कहां मिलेगा? तो याद रखना, ये आपके देवलोद में। कहां पर है? देवलोद में है, याद रखना। देवलोद कहां पर आता है? ये शहडोल जिले के अंतर्गत है। ठीक है, देवलोद ये कहां पर? शहडोल जिले के अंतर्गत आ जाता है। और यशवंत सागर झील या तालाब बच्चों ये कहां पर? इंदौर में। ठीक है, यशवंत सागर झील या तालाब, जिसे कि अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया। कहां पर? रामसर स्थल में इसे शामिल किया गया है। और ये कहां पर मिलेगा? इंदौर के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
और आपके बारे में एक और बात बता दूं, यहाँ पर किसी की बात करें, बाणसागर। जो ये बाणसागर बच्चों देवलोक में ना, ये 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2006 में बाणसागर को जनता के लिए खोल दिया गया था, पानी का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। ठीक है, आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल परिषद के जो अध्यक्ष है ये कौन है वर्तमान में, जरा बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश खेल परिषद के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरा बताएं। कैलाश विजयवर्गीय, तुकोजीराव पवार, विक्रम वर्मा या शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनमें से कौन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल परिषद का अध्यक्ष है? तो मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तुकोजीराव पवार है। क्या नाम है? तुकोजीराव पवार बच्चों मध्य प्रदेश खेल परिषद के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार क्या है? ठीक है, बताओ भाई, यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध प्रसिद्ध वस्त्र कौन सा? कोटा, तंतुज, खद्दर या चंदेरी? तो चंदेरी आ जाएगा। ठीक है, चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है और चंदेरी साड़ी को 2005 में क्या मिला? जीआई टैग मिला। ठीक है, जीआई टैग। और चंदेरी जो साड़ी है ना, चंदेरी साड़ी ये कहाँ की आती है? ये अशोक नगर की है, ध्यान रखना। ठीक है, अशोक नगर में क्या आता है? चंदेरी। और यहाँ की साड़ी बच्चों 2005 में से क्या मिला? पहला ऐसा मध्य प्रदेश का उत्पाद था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या? जीआई टैग से प्रदान किया गया। बताओ भाई, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की किस जिले को कहा जाता है? तो बच्चों सिगरौली को कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा राजधानी क्या है? सिगरौली को ऊर्जा राजधानी। संस्कार धानी किसे कहते हैं? तो संस्कार धानी कहा जाता है आपके जबलपुर को। ठीक है, और इसी को रक्षा राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो रक्षा राजधानी मध्य प्रदेश की किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखना बच्चों, आपके जबलपुर को कहा जाता है। इंदौर को खेल राजधानी कहते हैं। ठीक है, खेल राजधानी क्या है? तो खेल राजधानी। ठीक है, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, और साथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी, ये कौन है? इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, और मिनी बॉम्बे, साथ में क्या कहते हैं? बॉम्बे, इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। ठीक है, मिनी बॉम्बे किसे बोलते हैं? तो याद रखना, ये इंदौर को कहा जाता है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना सफिशिएंट है और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। और चलते चलते मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता दूं कि बच्चों देखिए, एग्जामपुर परिवार द्वारा यहाँ पर आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोगों ने एमपीएसआई का ये बैच लॉन्च किया, विक्रमादित्य बैच। और ये जो विक्रमादित्य बैच है ये आप याद रखना 4 तारीख से शुरू होगा, 4 सितंबर से। MP60 कोड इस्तेमाल करिएगा, 60% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 799 का ये कोर्स है। कितने का है? 799 का ये कोर्स है। MP60 कोड इस्तेमाल करेंगे, 60% का डिस्काउंट मिलेगा और 4 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसकी कोर्स की वैधता 1 साल रहेगी। एप्लीकेशन पर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिया गया है नीचे, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ इसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तमाम जो सारी चीजें हैं इसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, कब से कौन टाइम पे कौन सी क्लास चलेगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइएगा, हमारे इन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अपना ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आता है मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।